बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सादिक अली हैं। आइए उनसे बात करते हैं। लेकिन मैं पहले डॉक्टर सादिक अली का तारुफ करवा दूं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। गहरी नज़र है इनकी पाकिस्तान की सियासत पर, मईशत पर, और ख़ास तौर पर ये एक मिशन लेकर चलेंगे पाकिस्तान में सदारती निज़ाम जो है वो हम किस तरह नाफज करें। उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए, रिट दायर की हुई है, उसके मुतालिक भी कुछ जानेंगे। लेकिन पहले हम पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। हमारे मुआशियात ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान असूली तौर पर दिवालिया हो चुका है। तो इस पर हम कुछ तजिया तबसरा लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान वाकई दिवालिया हो चुका है इस टाइम मुआशी तौर पर? कोई शक रह गया क्या? देखिए, हमारा निजाम तो चल रहा है, इनकी अय्याशियां, अल्ले तलल्ले, अखराजात, प्रोटोकॉल तो सब कुछ चल रहा है। हाँ, वो बात सही है। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सूरत हाल में आपने मुझे मौका दिया। सर, और तमाम नाजरीन को मेरा बहुत सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम। और इस सूरत हाल में जो जिससे हम गुजर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे उस वसीयत की निशानदेही है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 जुलाई 1947 को जो पाकिस्तान के लिए आइन लिखा था, और उससे पहले जो 3 पॉइंट्स लिखे थे, ये उसकी अक्कासी कर रही है। यानी जी, जैसे आपको ये हदीस याद होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुमने एक चीज को भी छोड़ दिया तो उम्मत जो है वो 72-73 फिरकों में बढ़ जाएगी, और तकलीफ हो उनमें से जाएगी। सिर्फ एक, हाँ, और तकसीम हो जाएगी, और उसमें सिर्फ एक ही जो है वो जन्नत में जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आइन लिखा 10 जुलाई 1947 को, उससे पहले 3 पॉइंट्स लिखे थे, और उसमें यही निशानदेही की थी कि कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट तो कर ली हैं सेटलमेंट्स, लेकिन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ये कोशिश, इन्होंने मिशन ये बनाया है कि हम पाकिस्तान को अब हम फतह करेंगे, इसको ऐसे हालात से दो चार कर देंगे कि ये माशी तौर पे कमज़ोर हो जाएगा, और फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही गिर जाएगा। और उस ठीक। वजह से ये तमाम लोग जो थे, जिनको मोहम्मद अली जिन्ना खोटे सिक्के कहा करते थे, वो खोटे सिक्के जो है वो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्मगल कर दिए गए उसके 1947 14 अगस्त के बाद, और ये वक्तन फवक्तन आते रहे। और ये देखिए आपके इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाया। अब मोहम्मद अली जिन्ना, अगर मेरी बात गलत है, देखिए, जब आप मुस्तकबिल में कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आज हम बैठे हैं, तो गुजरे हुए दिनों का जो एनालिसिस है वो बड़े आराम से कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी ने क्या नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सर। तो अब हमें कोई ये नहीं कह सकता कि जी आप मुस्तकबिल का कैसे सोच सकते हैं। हम तो आपको असल में माजी की बातें बता रहे हैं कि जब माजी में बैठ के मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 जुलाई 1947 को आइन लिख रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे लिखा था डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। बिल्कुल। आज आप 77 साल के बाद डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप ना सिर्फ महसूस कर रहे हैं, लोग इसकी वजह से खुदकुशियां कर रहे बिल्कुल बर्बादी हमारी रख दी उसने तो। हैं, बर्बादी कर दी। अब मेरा तमाम पाकिस्तानियों से एक सवाल है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा कोई कानून जानता था पाकिस्तान की तारीख में? आज तक कोई बेहतर जानता है मोहम्मद अली जिन्ना से कानून? नहीं नहीं सर, जानता। वो बिल्कुल वो पाकिस्तान का बानी है, उसको तो हर चीज की समझ थी, और जितने बारीकी से भाई, उसने सबसे काम किया कि सबसे क्या बड़ी उनकी कोई हिम्मत ही नहीं होनी सबसे थी। बड़ी बिल्कुल। बात यह है कि उनको इतनी समझ थी कि वो ये जानते थे, उन्होंने तालीम जो है वहां हासिल की थी कानून की, लिहाजा वो हर चीज को जानते थे। और वो बिल्कुल। ये जानते थे कि पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी तौर पे बादशाहतें कायम करने के लिए है। पार्लिमानी बिल्कुल। निज़ाम का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे जो बरतानिया के लोग हैं वो डेमोक्रेसी कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से बादशाह को नहीं बदल सकते। ओके, तो सर अभी मैं जब तजिया करता हूँ तो यकीन जाने हमारी पार्लियामेंट के मेंबरान कोई 800,000 बनते हैं, उनकी मराहत, उनकी तनख्वाहें करें तो ये खरबों रुपया बनता है। तो ये वो जी नदी जी। है जो अपना पानी खुद पी जाती है। तो आपने कहा कि इस पार्लिमानी निजाम के होते हुए हमारा मुआशी निजाम बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि वसाइल के ऊपर ही यही तबका काबज है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो ये तबका वसाइल पे काबिज है, दूसरा ये वसाइल को पी जाता है। पी जाता है। बिल्कुल।
यानी तकरीबन 500 से 700 अरब रुपया सालाना खर्चा है पार्लियामेंट का। बिल्कुल सर। और उसके ऊपर बेहुदा और बेगैरती की इंतहा यह है, माजरत के साथ, जी कि बिल्कुल। आप कई कई अरब रुपया आप चीफ मिनिस्टर तरक्की। साहिबा की आराम के लिए आपने 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया जी सर, फिर रेनोवेशन के लिए, फिर ये तरक्याती रेनोवेशन फंड के की लिए। यानी मांगे, फिर करप्शन, मतलब ये सिलसिला चल रहा है। एग्जैक्टली ये एक बाकायदा प्लान है पाकिस्तान को तबाह करने का। देखिए, मैं जब तो सर तजिया मैं वो मेरे माजरे में यहाँ जितने भी टोक रहा हूँ, सर जी माजरे में यहाँ टोक रहा हूँ, तो फिर जो इस टाइम कादिर ने कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, हमारे सियासतदान मुल्क और कौम से मुखलस नहीं है, क्योंकि मेरे सामने मोदी का बयान गुजरा है और मोदी ने कहा मैंने पाकिस्तान को हर रोज हमें परेशान करता था, पाकिस्तान को हमने वहां छोड़ दिया, अब यहाँ से निकल नहीं सकता। और मोदी साहब जाती उम्र हमारे वजीर आजम साहब के घर में शादी पर आते हैं, तो क्या हुक्मरानों की जाती दोस्तियां होती हैं या हुक्मरानों की दुश्मनियां या दोस्तियां मुल्क और कौम के लिए होती हैं? देखिए, हमने मोहम्मद अली जिन्ना तो शरीफ आदमी थे बहुत ज्यादा, और जाहिर है शराफत का तकाजा यही था, उन्होंने खोटे सिक्के कहा, लेकिन जो सही अल्फाज हैं वो है आस्तीन के सांप। ओके। आस्तीन के सांप। और जब तजिया लग आप भी करते हैं। हैं तो आप, हाँ, तजिया जब आप करते हैं तो आपको समझ आ जाती है। तजिया जी सर। ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत को, इसको मैं कहता हूं उन्होंने वसीयत हमें किया था, इस बिल्कुल। वसीयत को छुपाने की जरूरत क्यों पेश आई? जब आप आइन लिख रहे हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A में ये लिखा हुआ है, जो कि करारदाद मकासद है, कि मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत के मुताबिक, यानी एक तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जमहूरियत भी उसमें होगी, और मोहम्मद अली जिन्ना की जो जो सियासी विजन है उसके हिसाब से चलेगा पाकिस्तान का आइन। आपने उनकी जो सियासी बसीरत की वसीयत थी वही छुपा दी, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के किसी लेवल की एजुकेशनल सिलेबस में ये नहीं है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हत्थे कैसे चढ़ गई जब आम आदमी तक नहीं पहुंची? देखिए, कुदरत का निजाम यह है कि वो हक को सामने लाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल ठीक। अगर ये चीज पहले आ गई होती तो ये पहले गायब कर दी जाती, इसका किसी को पता भी ना चलता। लेकिन मेरा बिल्कुल रब का ठीक। करम है कि एक मिशन लेके मैं, जिसे कहते हैं ना कि 1992 बिल्कुल। से मैंने लिखना शुरू किया पाकिस्तान के हवाले से। उस वक्त भी मैंने पाकिस्तान रेलवेज की, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान रेलवेज 1992 में मैंने रिसर्च करके लिखा था, और ठीक फिर है। 2000 में मैंने बिलासुद निजाम के ऊपर लिखा। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स करने चला गया जर्मनी, और मैंने जो थीसिस लिखा मास्टर्स का, वो समझिए कि सीपैक की बुनियाद वो है। मैंने ओके, तो सर पाकिस्तान अब के हवाले हमारी से, मैशत बेहतर नहीं हो सकती? आप देख सकते हैं इस टाइम जो सूरत बन गई है, कर्जा लेते हैं और मुल्क चला लेते हैं, आप भी इनको कर्जे की उम्मीद है? हमारे पल्ले तो अब कुछ नहीं, ज़राअत बर्बाद होगी, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी और ताजा सड़कों पर है, कुछ भी नहीं चल पा रहा सर। देखिए, हर शख्स ने, जिस जिस जो जो सियासतदान आए, मैं इसीलिए एक तजिया मैंने किया बहुत साल पहले, मैंने लिखा द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन, कि ओके। कायद में और सियासतदान में फर्क क्या है। कायद जो है वो मुल्क का, कौम का सोचता है, तो ठीक है। सियासतदान अपना सोचता है। अपनी नस्लों का सोचता है। सियासतदान का फलसफा यह है कि मुझे क्या फायदा होगा। ऐसा ही है सर, यहाँ सियासत, पर हाँ, बिल गेट आया, उसने कहा जी मैंने आईटी पार्क बनाना, उसने कहा जी वो आईटी पार्क मुझे से क्या फायदा होगा, मोटरवे बननी है तो मुझे इसमें क्या फायदा होगा? जी, एग्जैक्टली मेरा बस कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानियों को अब सियासतदान नहीं ढूंढना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कायद ढूंढना चाहिए। तो डॉक्टर कायद साहब मैं की अक्सर सलाहियत। पूछता हूँ, सर जी, जी फरमाइए। माजरत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होते हुए यतीम हो जाए तो उसकी परवरिश कैसी होती है? पाकिस्तान तो पैदा होते ही यतीम हो गया, और फिर ये जिस तरह जर्नैलों ने पाला है, मुझे बताएं, फिर वो अपनी मनमानी करते रहे तो हम रिस्पॉन्सिबल फिर इन्हीं को कहेंगे? अभी तक अगर देखा जाए तो 76-77 बरस हो गए हैं, सिस्टम को तो वही कंट्रोल किए हुए हैं। नहीं, ये जरा इस बात को मैं इसलिए थोड़ा सा आपको तफसील से बता दूं, 2-3 मिनट लूंगा। जरूर। अ, पहली आइन साज असम्बली पाकिस्तानी कौम की गद्दार थी। ओके। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए मिशन के ऊपर और वसीयत को छुपाया। अच्छा, जानबूझ के छुपाया?
जानबूझ के छुपाया, वरना बताते ना भाई, आपके आइन के अंदर क्या मोहम्मद अली जिन्ना का ये पेपर जो मैं लेकर आया हूं, ये सबसे पहले सरे वर्क में नहीं रखा होना चाहिए था क्या? गुड, होना चाहिए था और होना छुपा दिया चाहिए था, गया। क्यों क्यों नहीं है? ये मैं एक अपने दोस्त के ऑफिस में गया तो मुझे ये जो किताबें वगैरह, ज़ाहिर है शौक है थोड़ा बहुत, मैंने देखी तो ग्रीन कलर की मैंने बुक देखी, और वो ओके, अच्छी वेल बाउंड थी, उसमें तस्वीरें भी थी। जब उठा के देखी तो जिन्ना की तस्वीर, उन पे मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर थी। मुझे और ज्यादा इश्क हुआ कि यार ये तो मैं देखूं क्या है। उसके जब मैं राइट। वर्क बदल रहा था तो मुझे ये छोटी से एक फोटोग्राफ नजर आया, जिसके अंदर ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उनका पेज लगा हुआ था। अच्छा, 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 तो इसकी ऑथेंटिकेशन फिर क्या है कि ये कायद के ही हाथ का लिखा हुआ है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब मैंने उसके अंदर डिटेल्स देखी, क्योंकि जाहिर है जो लोग किताबें लिखते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो हमेशा रेफरेंस जरूर लिखते हैं, क्योंकि ताकि उनकी बिल्कुल, बात जो है, इल्म की खूबसूरती ये मानी है जाए। कि हुँ, आप उसका रेफरेंस जो दलाल है के वो साथ। मुस्तनद, हाँ, मुस्तनद चीजों से देते हैं। तो जब मैंने बिल्कुल उसके ठीक अंदर है। देखा तो मुझे समझ आ गई कि आर्काइव्स के अंदर, इस्लामाबाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स इस्लामाबाद में ये मौजूद है। मैं पहुंच गया फौरन फ्लाई करके कि जी इस्लामाबाद पहुंचा, मैंने लेटर लिखा, डीजी जो थे उनके, और वहां पे बड़े नफीस आदमी थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी हम आपको ये तो नहीं दिखा सकते, बहरहाल जो भी उन्होंने वजूहत पेश की, उन्होंने कहा हम आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करके हम आपको स्टैंप लगा के दे देते हैं, ये वाकई मोहम्मद अली जिन्ना ही के लिखा हुआ है, इसमें कोई शक की ओके, गुंजाइश नहीं। ओके, ओके, तो ये गुड। आर्काइव्स में मौजूद है। और अब मैं गुजारिश ये करूंगा कि उसकी हिफाजत करें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है वो जहाँ पे कागजात होते हैं, आग रिकॉर्ड होता गिरा है, दी वो जाती अक्सर है। जगह जल जल जाते हैं वो। जी, जी, पूरी-पूरी बिल्डिंग मैंने जलती हुई देखी है, लाहौर हाँ, के अंदर पूरी आपने मंडी के देखी पहले जल गया एग्जैक्टली, था, बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकॉर्ड गिरा ये दिया एक जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल हर चीज को जला दिया जाता है हमारे यहाँ। अब प्रॉब्लम ये है, जो जो ज्यादा चीज जरूरी है वो ये है कि पहली आईन साज असेंबली ने मुल्क के साथ ये गद्दारी की कि 9 साल तक उन्होंने आईन नहीं बनाया। ये मैं पहले भी ओके, आपके शायद प्रोग्राम में अर्ज कर हुँ, चुका हूं। और जी वो सर, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे अय्याशियां करते रहे। बिल्कुल ठीक है। हत्ता कि सिकंदर मिर्जा आया, उसने जब सरजनिश की तो उन्होंने एक आइन पेश किया जो पार्लिमानी निजाम पे था, और उसको जब 56 में आइन पेश किया गया, 2 साल उसको बर्दाश्त किया गया, तो सिकंदर मिर्जा ने कहा कि तुम लोग जो है, तुम्हें मना भी किया था या जो भी कहा उसने, वो लेटर आपको मैं भेज दूंगा जिसपे वो असेंबली डिसॉल्व की ऑडियो गई था, थी। और फिर उन्होंने अयूब खान को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। जब फौज पे आप इल्जाम लगाते हैं तो फौज पे जो भी आप इल्जाम लगाना चाहते हैं वो आप 71 के बाद लगाएं। ठीक हो गया। चलें, ये लेकिन आपने पिक्चर लेकिन क्लियर कर दी। वो भी एक मिनट, वो ये भी हमारे यहाँ कुछ वो पूछना भी छोड़ा वो भी जाता है कि अयूब खान को कायदे-आज़म ने उस टाइम रिजेक्ट किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि असल फड्डा जो पड़ा था, वो चूँकि गद्दार असेंबली थी, उसके तोड़ के लिए फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ा। हाँ, जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने तरीक़ाकार बताया था, उस तरीक़ाकार पे 58 तक अमल नहीं किया गया। 11 साल ओके, उस पे अमल नहीं हुआ। ठीक है सर। जब 11 साल अमल नहीं हुआ और माशी हालात जो थे वो ऐसे थे कि ये लड़ते रहते थे, सियासतदान पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता था। हुँ, उसकी वजह से ज़ाहिर है प्रॉब्लम थी, फौज को कोई जेब से पैसे तो नहीं देगा ना जी। बिल्कुल, निज़ाम से तो निकालने हाँ, सिस्टम से निकालने। निज़ाम से निकालने। तो सदारती निज़ाम के फ़ायदा ये था कि एक आदमी डिसीजन ले रहा था। गुड, उसके पास ताकत भी थी, उसके पास अकल भी थी, अंगूठा छाप नहीं था हमारे सियासतदानों की तरह। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन फिर सर मैं दावे से कह सकता हूँ कि अयूब खान के दौर में हर बंदा कह रहा है कि तरक्की बहुत ज़्यादा हुई थी और बस उसी दौर में हुई। जी, हुई। लेकिन ओके, एक उसूल याद रखिए कि जो एक आदमी का एक काम नहीं है हाँ, और उसे मजबूरन करना पड़ता है, वो उसको अच्छा कर मजबूरन लेता करना तो आप पड़ता है। उसको अच्छा कह रही हैं, लेकिन मुशर्रफ के सामने जब मईशत आई तो यही हालात थे। मुल्क तकरीबन हाँ, दिवालिया नौशी से छोड़ गए थे, लेकिन मुशर्रफ ने म कहा मैंने मईशत चला ली। तो हालांकि उसको देखिए, आती नहीं थी, उसका तरीका नहीं था, लेकिन चला गया। उसकी देखिए, यहाँ पे मैं आई एम नॉट फेवरिंग आर्मी फॉर दिस। व्हाट आई नो, एम नो, मैं ट्राइंग टू भी से, नहीं। मैं भी जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जब एक आदमी काम नहीं करता तो फिर दूसरे को और मौका या मिलता है। एक इदारा काम नहीं करता तो वहां वैक्यूम पैदा हो जाता है, क्योंकि मईशत को चलाना होता है।
लिहाजा कोई ना कोई शख्स आके उसका तज्जिया करके और वो कहता है कि आप तो फारिग हो ना, आपकी आउटपुट क्या है? पार्लियामेंट की आज तक की आउटपुट 0/0 जराइम को न 0/0 नहीं है, मनफी में है। में है और करप्शन अलहदा से है, चोरों मैं आपसे अर्ज करता हूं, को तहफ्फुज़ देना अलहदा से है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पार्लियामेंट की आज तक की आउटपुट जो है वो मनफी है। मुझे सिर्फ पार्लियामेंट ये बता दे कि उसने आज तक सिवाय जराइम को आईनी शक्ल और हिफाजत देने के अलावा पार्लियामेंट ने आज तक क्या किया है? एग्री कर रहा हूँ। इन्होंने पूरा मुआशरा करप्ट किया, करप्शन को दवाम बख्शा, दफातर में सरकारी मुलाजमीन यही कुल खिला के यही करप्शन करना शुरू हो गए। असद यही केस लेके मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। ठीक है। दो गलत उलाम है आपके प्रोग्राम्स की वसातत से मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गलतुल आम एक ये था कि खाना काबा में बुत रखे हुए थे, लोग उसे गलत, पूरा माशरा गलत कर रहा था कि उसको इबादत समझ के काम कर रहा था, पूज रहा था। जी बिल्कुल। ये एक गलत था। दूसरा गलतुल आम ये था कि जो तवाफ करते थे नंगा, खाना काबा के तवाफ करते थे नंगा, वो भी इबादत समझते थे। हाँ जी, उससे ज्यादा गलत था। यानी एक गलत काम जो है वो राइज हो गया था। राइज हो गया था, बिल्कुल सही जब कह रहे हैं आप। जब 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 राइज हो जाए कोई गलत चीज तो गलत को लोग सही समझ के कर रहे होते हैं। नहीं कर रहा हूँ वो आपको बात समझ आ गई? अब बिल्कुल आज के जमाने की दो गलत उलाम है। नंबर एक कि पार्लिमानी निजाम जमहूरियत है, यह बिल्कुल गलत बात है। पार्लिमानी निजाम में मेरा और आपका वोट बराबर नहीं है, मेरे और आपके इंसानी हुकूक बराबर नहीं है। पार्लिमानी निजाम जमहूरियत नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक फ्रॉड। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। गुड गुड। और यही लेके देखिए आपकी पार्लियामेंट क्या कहती है, जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, यही कहती है। आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं कि हम आइन के पाबंद हैं, जमहूरियत रहनी चाहिए। आपके चीफ जस्टिस कहते हैं कि आइन कायम रहना चाहिए, जमहूरियत कायम रहना चाहिए और कवानीन जो है कुरान के मुताबिक हम देखेंगे, यही कह रहे हैं। जी सर। मैं भी यही कह रहा हूं कि जमहूरियत कायम होनी चाहिए। जमहूरियत कायम करने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। एक गलत उलाम ये हो गया कि एक गलत उलाम ये हुआ कि पार्लिमानी निजाम जमहूरियत नहीं है। ये मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस कर चुका हूं। या तो 10 जुलाई 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, या पाकिस्तान की पूरी तारीख में मैंने इसको टेक्निकल एनालिसिस करके जमा कराया है कि व्हाई वाज मोहम्मद अली जिन्ना राइटिंग डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस जमा कराया और एनालिसिस ये है कि मेरा और आपका उसमें वोट बराबर नहीं है। दूसरा गलत उलाम ये है कि अदलिया जो है वो पार्लियामेंट के ताबे है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये दूसरा गलत उलाम है। हाँ, तो ये तो दूसरा गलत उलाम हमारे चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि हम आपके ताबे हैं, जहां उनकी बात मानते। नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूं कि ये दूसरा गलत उलाम है। पार्लियामेंट एक ठेकेदार है जिसको ये ठेका दिया गया था कि आप कवानीन सजेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर वो कवानीन कुरान के, जमहूरियत के और आर्टिकल 2A के खिलाफ होंगे, इंसानी हुकूक के, तो अदलिया उसको परखेगी कि क्या ये कुरान के खिलाफ तो नहीं है, क्या ये इंसानी हुकूक के खिलाफ तो नहीं है, क्या ये जमहूरियत के खिलाफ तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो अदलिया जो है वो कानून उन्हीं के मुंह पे दे मारेगी, सॉरी वी कांट अलाउ दिस। ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ ये कहते होना हैं चाहिए। अदलिया से पार्लियामेंट अफजल है, तो ये सबसे बड़ा नहीं, ये झूठ है, गलत उलाम है, ये झूठ है। उसकी वजह बता देता हूं। देखिए, बर्तानिया में है पार्लियामेंट सुपीरियर, लेकिन यहां पे जुडिशरी ज्यादा सुपीरियर ऐसे है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून गलत बना दिया हो तो जुडिशरी उस पर तहकीक करा के उस कानून को सही करती है। सर थोड़ा पीछे जाते हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो उस टाइम उमर आताब बंदियाल ने, क्योंकि इन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, उसने असेंबली बहाल कराई और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो उन्होंने कानून के मुताबिक अमल किया। लेकिन जब काजी साहब आते हैं तो काजी साहब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट अफजल है, वो जैसे हमें ऑर्डर करेगी हम उसको obey करेंगे। बात यह है कि काजी साहब को मैं अब क्या कहूं माजरत के साथ, काजी साहब नहीं, मैं देखिए इस वक्त वो एक इदारे के सरबराह हैं जो पाकिस्तान का सबसे जरूरी इदारा है।
लातरीन इदारा कह लें सर। हाँ, एक इदारा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है दुनिया में, वो 140 142 मुल्कों में 139वें नंबर पे है। बहुत घटिया प्रोग्रेस है। तो क्या काजी फायज ईसा साहब को ये बात परेशानी नहीं देती? कैसे सोते हैं रात को वो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मतलब ये है कि वो इस बात पे कोई अहमियत नहीं दे रहे कि मैंने केस जमा करवाया हुआ है कि भाई आप मोहम्मद अली जिन्ना का आइन जो है वो नाफिज करें, क्योंकि वो एक वसीयत है कौम के लिए, वसीयत है, और वो उस केस को नहीं सुन रहे। ओके, इसका तो मतलब सर ये हम है, असल में लिबरल बात ये करते हैं कि अगर इस टाइम जो माशी हालात में हम घिरे हुए हैं, सदारती निज़ाम आता है तो ये तमाम जो अखराजात हैं अरबों खरबों रुपए के जो पार्लियामेंट पर खर्च हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी, लूटमार खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे वसाइल की मुनसफाना तकसीम हो जाएगी, तो इसके बाद हम मुआशी मसाइल पर काबू पा लेंगे। देखिए जब मार्शल लगता है, मैं जब जी जर्मन एयरस्पेस सेंटर में बिलासुद निज़ाम पे रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त यही बात मेरे सामने, मैंने जब एनालिसिस कर रहा था तो ये मुझे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि रिसर्च भी कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो जनरल अयूब खान ने 1962 में एक इदारा बनाया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और उसकी जो शेयर वैल्यू थी वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ की निशानदेही करती थी। तो ठीक उसकी है। वो वेवी किस्म की थी वो। कभी ऊपर कभी नीचे, माजूद चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी। ओके। जब मैंने उसके शेयर वैल्यू के ऊपर पॉलिटिकल टाइमलाइन को सुपर इम्पोज किया तो मुझे सारे जवाब मिल गए, और वो ये मसलन था कि मसलन ये कि सबसे बड़ा जवाब कि मार्शल क्यों लगाया जाता है। आर्मी चीफ जो इतना काबिल आदमी होता है, कंपेटिटिव एग्जाम्स करके आता है, थ्रू आउट वो कंपटीशन में रहता है, दुनिया में जा जाके पढ़ता है, काबिलियत हासिल करता है, वो इतना बेवकूफ होता है कि वो सुबह सो के उठता है, कहता है मैं मार्शल लगा दूं। ऐसा कुछ नहीं है। होता यह है कि मैंने जब तहकीक की तो देखा कि जब जब उसकी वैल्यू जो थी शेयर की, एनआईटी के, वो 10 रुपए से नीचे थी, तो इसका मतलब आपकी बहुत बुरी हालत है, तो ठीक है। उस वक्त मार्शल लग जाता है। और जब जब जर्नल जो है मार्शल खत्म करके 5-10 साल बाद जब सियासतदानों को देता है, उस वक्त 60-65 के करीब उसका शेयर वैल्यू होती है। बिल्कुल, सब ज़रिए मुबादले का शिकार भी बढ़ चुके होते हैं, सब कुछ हो चुका होता है। लेकिन हाँ, सर इस हो दौर चुका। में उल्ट हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं अब नहीं क्लोजिंग करते हैं, हम आखिरी 2 मिनट हैं। हम क्लोज़ जी, करते हैं। अब क्या हुआ है कि अब तमाम चोरों को लाकर बिठा दिया गया आत्म-एतमाद के बाद अब वो मिलकर इतना लूट-मार कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत ही खा गए हैं। अब वो जो हाँ, ऊपर बैठे हुए हैं हमारे आर्मी चीफ साहब, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे, करना चाह रहे हैं। एक मुआशी इनकलाब लाना चाह रहे हैं, ज़राई इनकलाब लाना चाह रहे हैं, 2 साल में मईशत भी ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा आप ये बता दें, फिर हम देखिए, क्लोज़ करते हैं, मैं आखिरी 1 मिनट है। जब जब दुनिया को पता है कि यहाँ चोर बैठे हैं, यहाँ पे सिसिलियन माफिया बैठी है, यहाँ पे पनामा हुँ, केसेस बैठे हैं, यहाँ दुबई दुबई लीग्स बैठी हैं, सबको पता है, कोई ठीक भी हो एक गया। पैसा भी नहीं देगा, चाहे चाहे ये कितनी कस्में उठा लें, चाहे ये आर्मी चीफ को हर जगह ले जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें, कुछ नहीं होगा। मेरी जो है वो आर्मी चीफ से और काजी फायज ईसा साहब से और जुडिशरी से, अदलिया से ये गुजारिश है। जी, मैंने जो तमाम जस्टिसेस को 18 मई को खत लिखा था 2024 को, उसको गौर से पढ़ें। उसके अंदर पाकिस्तान के मसाइल के तमाम सलूशन मौजूद हैं, और मैं ओके, आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आपके प्रोग्राम के वसातत से भी, और पैगाम भी दे रहा हूं आर्मी चीफ को भी और अदलिया को भी, कि अगर आप ये केस सुनते हैं और आप उसको उसके ऊपर अदल के मुताबिक जमहूरियत को कायम करने के लिए फैसला करते हैं और इस चीज की इजाजत देते हैं कि मैं अपनी टीम को आपके सामने पेश करूं और बताऊं कि जनाब ये इस मुल्क की हालत सही कैसे करनी है, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर तब 3 से 6 महीने, 3 महीने में मैं कर लूंगा इंशाल्लाह काम। लेकिन ये मैंने ओके, ऑफर इमरान खान साहब को की थी, लेकिन उन्होंने हर चीज को उल्टा कर दिया, इसलिए मुझे 6 महीने की दरकार होगा, क्योंकि उन्होंने और ज्यादा बेड़ा गर्क किया। ओके, तो 3 से 6 महीने के अंदर अगर रुपया मजबूत ना होना शुरू हुआ, आपको पहले 10 दिन में ही फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जी, मैं जुर्माने के तौर पे अपने आधे असासे पाकिस्तान के गरीबों को दे दूंगा। ये चलिए, गारंटी परफॉर्मेंस की दुनिया में किसी ने नहीं दी। चलिए अगर कोई अंदाज़न दे कितने आपके सकता है, असासे कितने हैं, ये भी बता दें?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े से ही हैं, अगर लाख में से 50,000 चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा। इनके तो ऊँट में लेकिन जीरे, ऊँट लेकिन के मुँह में जीरे वाली बात होगी। नहीं, वो मसला नहीं है, मसला ये है हाँ, कमिटमेंट क्या है। मैं गारंटी अल्लाह दे रहा ता, हूँ, अल्लाह कमिटमेंट दे रहा हूँ, अल्लाह ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ ये देखा जाता है आपने कितना दिया है, नीयत तो चाहिए। जी, 50% दिया है, वो चाहे कितना भी हो। ये चलें। 10% ही दे दें सियासतदान तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब थैंक आपका। यू। वाक़ई आप जैसे इंटेलेक्चुअल पढ़े-लिखे जो मुहब्बे वतन पाकिस्तान जो बाहर बैठ कर भी दर्द रखते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ आप इस मुल्क में नहीं, होते तो किसी बड़े अफ़सर के मतहत होते, आप उसकी चापलूसी भी कर रहे होते, आपको आपको कुछ करने भी ना दिया जाता, आपको नौकरी जाने की फ़िक्र होती। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी बस है। मैं 1 मिनट, बस मैं चापलूसी ही नहीं करता, इसलिए मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। चलें ये ही एक लीडरशिप की क्वालिटी, अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे और हम इस मिशन में आपके साथ हैं और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हम 76 साल से एक ही सिस्टम को आज़माए जा रहे हैं। हम ना डॉक्टर बदल रहे हैं, ना तबीब बदल रहे हैं, ना हम कोई और प्लान कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपने प्रोग्राम सुना और डॉक्टर साहब का ये मिशन है और ये इस मिशन को लेकर पुरअमन तरीके से वो कह रहे हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सुनवाई हो जाती है क्योंकि केस इनका पड़ा हुआ है। और अब अवाम के भी ज़िम्मे हैं, लोग भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम हमारा दुश्मन है और डॉक्टर तैयब कादरी ने भी वाज़ह तौर पर कह दिया था कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, ये पार्लिमानी निज़ाम आपका दुश्मन है। और उसके बाद अब हालात ने भी साबित कर दिया है और फिर सबसे अहम बात ये है कि हमारे कायद की, हमारे वालिद की, कौम का जो मालक कह लें कि जो कायद होता है, बाप होता है, उस बाप ने आपको वसीयत दी थी कि ये आपके लिए डेंजरस है पार्लिमानी निज़ाम, तो आपने इसको बदलना है। अगर आपने बाप की वसीयत पर अमल कर लिया, तो यकीन जानिए आप इन मसाइल से निकल जाएँगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।